मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सका, मैंने उसे बंद कर दी। वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए इतनी सेंस होनी चाहिए। अब अल्लाह का शुक्र है, अब एक शायर ऐसा होता है जो मैं बता रहा था। दूसरी किस्म ये है कि कुछ लोग कुछ गमों की वजह से शायर चोट खा बनते के हैं, शायर बनते हैं। चोट खा के शायर बनते हैं। हाँ। उसका नाम मैं बताऊं, जैसे सागर सिद्दीकी साहब हम्म एक करोड़पति फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, हम्म दिल टूट गया, हम्म दाता दरबार पर आकर बैठ गए, हम्म नशा करने लगे। उसके बाद फिर जो आपने शायरी की, सारी दुनिया जानती है कि क्या शायरी सागर सिद्दीकी ने की, सारी दुनिया को पता है। बहुत कमर बड़ा नाम जलालवी है, के बारे में बताइए कुछ भाई। बहुत बड़ा नाम है। मैं अच्छा, मुझे कभी कभार, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं सच बताऊं, लिटरली मैं जब 9th क्लास में था ना, उससे पहले तक मैं समझता था यार ये अजीब पागल किस्म के लोग होते हैं शायर, इतनी मोटी मोटी 400-400 पेज की किताब लिखते हैं और इतनी किताबें पढ़ते कैसे होंगे, कौन पढ़ता होगा। जब 9th क्लास में आए तो 9th की उर्दू में मिर्ज़ा गालिब से रूबरू हुए। वाह भाई वहाँ मीर तकी मीर साहब भी मौजूद थे, उनके साथ मीर दर्द साहब की गज़लें भी थीं। उस वक्त तो वो काफ़ी ऊंचाई से जाती रहीं, कुछ समझ नहीं आता था, तशरीह की, पेपर क्लियर किए। फिर बाद में जब ज़िंदगी ने अपनी सच्चाइयों से रूबरू कराया ना, तब कलम उठा। और कलम बहुत उठा, फिर कुछ वालदा की शान में। मैं सबसे ज़्यादा जो पसंद करता हूँ वो मुनव्वर राना साहब को करता हूँ। अल्लाह पाक उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वो माँ की शान में जो कुछ लिख गए, ना उसके बराबर कोई लिख सकता है, ना उनके बाद कोई लिख सकता है। कि एक जगह फरमाने लगे कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो मुनव्वर राना साहब की शायरी, अच्छा उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने एक कता कहा, बस वो कता मैं आपको सुनाऊं कि ये जो सारे जग में मेरी इज़्ज़त है, ये जो सारे जग में मेरी इज़्ज़त है, ये मेरे माँ बाबा की तरबियत है। ये जो सारे जग में मेरी इज़्ज़त है, ये मेरे माँ बाबा की तरबियत है। और सोचो लोगों, माँ के सर पे क्या होगा, सोचो लोगों, माँ के सर पे क्या होगा, जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वाह भाई वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और जनाब लाइफ स्टाइल रेडियो आप आज सुन भी रहे हैं, सुनते तो हैं बिल्कुल, आज देख भी रहे हैं। और यहाँ पे ज़बरदस्ती गैदरिंग है और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब लाइफ स्टाइल रेडियो को कोई मुशायरा भी अरेंज करना चाहिए, क्योंकि इतना टैलेंट मौजूद है माशाल्लाह। एमजेस हमारे पास इतने टैलेंटेड एमजेस हैं हमारे पास कि मुशायरा भी हम जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अच्छा, आप लोगों ने हमें मैसेजेस भी किए हैं, जिन लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इब्राहिम सोमरो साहब ने हमें मैसेज किया है और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लाइफ स्टाइल रेडियो नेटवर्क। और मज़ीद लिखते हैं कि लाइफ स्टाइल रेडियो नेटवर्क टीम, सब दोस्तों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और भिट शाह से आपने हमें कमेंट किया है, थैंक यू सो मच भिट शाह से, आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नाजिया अवान कहती हैं होस्ट नेम, तो होस्ट कौन से वाले होस्ट का नेम पूछ रही हैं नाजिया साहिबा आप हैं? अरशद अवान साहब का नाम पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे बिल्कुल लेफ्ट में जो है वो अरशद अवान साहब हैं और राइट में जो है रियाजुद्दीन साहब हैं और जो उनके जो नेक्स्ट हैं वो हैं रमीज़ साहब। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम सोमरो ने हमें एक और मैसेज किया है, लिखते हैं कि मुनीर हुसैन का अखबार जहां हम भी लेते थे और रेडियो अखबार वतन था वो। ओके ओके ओके। रेडियो पाक से इफ़त नकी, ज़िया रहमान, ज़िया रेडियो पाक से स्पोर्ट्स आर सुनते थे और जो रात को 10 PM को नशर होता था और नेशनल हुकूक पे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, साथ जुड़े रहने के लिए और ये बताने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि आप लोग भी हमारे साथ हैं। और हमें कमेंट किया है नजम खान साहब ने। नजम खान साहब थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नजम खान साहब लिखते हैं कि रमीज़ भाई प्रोग्राम के मेहमान और तमाम मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अरसे के बाद आप के अशार सुने रमीज़ साहब, या स्पेशली ये आपके लिए है ये कमेंट कि बहुत अरसे के बाद आपके अशार सुनने का मौका मिला और आप सबको लाइफ स्टाइल के प्लेटफॉर्म पे देखकर इंतहाई खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम कमेंट को यहाँ पे रोकेंगे और फिर मज़ीद हम बात करेंगे। आज हम ईद स्पेशल प्रोग्राम भी है और अरशद अवान साहब को वेलकम भी हमने किया है। अब हम यहाँ थोड़ा सा ईद के टॉपिक पे आ जाते हैं कि अरशद अवान साहब ने बहुत सी ईदें पाकिस्तान में भी मनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
और मैनचेस्टर में भी मनाई है। बिल्कुल जी। तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है या क्या कमी है जो आपको वहाँ फील होती है? बहुत ही आसान उसका एक सेंटेंस है। ईद पाकिस्तान में होती है, वहाँ मैं सिर्फ नमाज पढ़ने जाता हूँ। अरे भाई वाह, अरे भाई वाह, उम्दा उम्दा, बहुत उम्दा। एल्फर्ड में तो महसूस होता है वहाँ पे जो मैनचेस्टर में चांद रात होती है। मैनचेस्टर में भी अच्छी खासी तादाद है पाकिस्तानियों की, खास तौर पे, और बाजार भी लगते हैं, और मसाजिद भी हैं, अब तो और बाकायदा मेहंदी जी। लगाई जाती है, बड़ा चूड़ियाँ वड़ियाँ पहनी बल्कि जाती मैं हैं। आपको थोड़ा और उसको ऐड ऑन कर दूं कि अब वहाँ पर भी माशाल्लाह एक से ज़्यादा ईदें होती हैं। जी बिल्कुल, हाँ ये जो है हम ये जहाँ पाकिस्तानी होते हैं वहाँ हम ज़रूर अपना रंग दिखाते हैं कि देखिए जी आप वो एक दिन छुप नहीं सकते हैं जी, और हमें कुछ छुपा नहीं सकता। हमें छुपा नहीं सकता और हमें कोई दबा नहीं सकता। ईदें भी हैं वहाँ पे, मेहंदी भी है वहाँ, बहुत मतलब आप समझ कि ग्लोबल विलेज हम कहते थे, अब ग्लोबल विलेज वाकई बन गया है। शायद जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं आ रही होती वो शायद वहाँ पहले पहुँच जाती हैं, और कम व बेश जो फैमिलीज़ हैं उनका ईद का बनाने का जो अंदाज़ है वो वही है जो पाकिस्तान में। सिर्फ फ़र्क ये है कि माहौल, थोड़ा सा वेदर आपको परमिशन नहीं देता। जैसे मिसाल पे ईदगाह है, ईदगाह जब गर्मियों में ईद होती है तो हम ईदगाह में पढ़ते हैं, अच्छा। मसाजिद में। अर्शद अवान साहब को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि हमारे जो बहुत प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं और आज तो व्यूवर्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम इस मसले को बिल्कुल सॉल्व करेंगे और फिर आप लोग हमारी आवाज़ सुन पाएंगे। जी मेरे ख्याल से हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, हम ज़रा अपने सुनने वाले को बता दें कि हम तीनों, एक हमारे एक साथी इसमें मिसिंग है, राशिद असरार साहब, जो कि ऑरलैंडो फ्लोरिडा में होते थे, और हम लोग उन 4 बदनसीबों से हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी कवर किया था। याद रखिएगा, हम उन 4 बदनसीबों से हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी कवर किया था। 5वें एक साहब है, रमीज साहब नहीं है इसमें। नहीं इसमें जिशान रमीज साहब ने गुना, ये वाले गुना में रमीज साहब शामिल नहीं है, में शामिल नहीं थे। जिशान साहब है जो छुपते फिर रहे इस वक्त, चेहरा नहीं दिखा रहे, वो आएंगे थोड़ी देर में। और काफ़ी हमारी जिसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, बहुत अच्छी एक लिमिट रही। इसमें पाकिस्तान के मैचेस भी थे जिनका कोई जिक्र नहीं करेगा, ये हमारे दरमियान तय था कि जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। बात ये है कि जब क्रिकेट की बात होती है तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। मैं कह रहा हूँ दूर तक नहीं बल्कि बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि उन जिन लोगों ने उस प्रोग्राम को सुना होगा, क्योंकि राशिद साहब मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो ऑरलैंडो में है, क्योंकि अगर आप उनके कमेंट सुनते तो शायद उसके बाद आपका ये ख्याल होता कि पाकिस्तान से क्रिकेट को ख़त्म कर देना चाहिए, नीज तो नाबूद कर देना चाहिए। लेकिन चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो हम लोग बहस कर रहे थे और जिस बात पे हमारा आर्ग्यूमेंट था, वो लग रहा था कि क्रिकेट एग्जैक्टली गोइंग द सेम वे एज द हॉकी गोज़। अब मुझे बताएं, हमें जितने लोग यहाँ बैठे हुए, मुझे हॉकी के 4 प्लेयरों के नाम बता दो जो करंट टीम में है, किसी को नहीं पता होगा। और यही वक्त आने वाला है क्रिकेट पे अगर हमने तवज्जो नहीं दी। आप कह रहे हैं वक्त आने वाला है? अब अगर आप अगर आप मतलब कि घरों में चले जाएं तो वो बच्चे जो ज़ौक़ और शौक़ से आज से 6 महीने पहले क्रिकेट देखते थे, अब उनका दिल भी उचाट हो गया और वो नहीं देखते। उन्हें वो कहते हैं कि हमें रिजल्ट पता है कि क्या होगा। मुझे ये तो पता है कि रियाज साहब को परसों के मैच का स्कोर पता होगा, बीनर मुझको नहीं पता। ओह गॉड। भाई देखें, रिजल्ट या स्कोर पता हो या ना पता हो, लेकिन ये पता है कि नतीजा क्या था। हम जीतने की जद्दोजहद आइंदा भी करते रहेंगे, जीते नहीं है, जीतेंगे नहीं जी, फिर जीत भी जाएंगे। मैं फिर वो बात जा रहा हूँ, उन 4 बदनसीबों में एक मैं शामिल था। ये तो पाकिस्तान को फेवर कर रहे थे, मैं वो बदनसीब था जो पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड को फेवर कर रहा था। मतलब उनके हाल तो हमसे भी बुरा था। नहीं करना भी चाहिए, इसलिए कि क्रिकेट जो है वहीं से शुरू हुई थी। जी जी, तो वहाँ से उनको तो मतलब करना चाहिए। जी जी, नहीं उनको तो करना चाहिए था, मगर मेरी बदकिस्मती देखी कि जो 2 टीमें थी वो दोनों ही क्वालिफाई तो बहुत दूर की बात है जी, और बल्कि एक में थोड़ी सी गैरत थी तो उस कप्तान ने इस्तीफ़ा भी दे दिया। बहुत बड़ी बात है। और ये मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है, तो ये अखलाकी जुर्रत जो है हमारे मतलब खिलाड़ियों में भी होनी चाहिए कि हम 4-1 से जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हार गए और फिर 3-0 से हम वाइट वॉश हो गए। तो कम से कम यही हो जाता कि यार मैं 2 महीने के लिए साइडलाइन हो जाता हूँ, कम से कम इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। तो ये जितने भी आप सहाफ़ी थे, बशमूल जैसे आप बड़े बड़े नाम में लेना चाहूँगा, मिर्ज़ा इकबाल बेग हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हैं, आप हैं, बहुत सबका एक ही स्टेटमेंट था, किसी का स्टेटमेंट डिफरेंट नहीं था। और सबका स्टेटमेंट ये था कि इनको रेस्ट दिया जाए और टीम चेंज की जाए। नथिंग हैपन। कोई एक उन 2 प्लेयर्स को निकाला गया जिनका नाम ही नहीं था, हसनैन नहीं। देखें, अगर आप सऊद T20 अगर आप हार गए तो वो तो नए लड़के थे, नया एनवायरनमेंट था, नई कंडीशंस थी, और आप जो नए लड़के होते हैं जूनियर, जब वो
बैरून मुल्क जाते हैं नई कंडीशन में, तो उनके लिए आप इतना मार्जिन और प्रोविजन आपको रखना चाहिए कि हार भी सकते हैं। लेकिन 4-1 से डिफीट जो है बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ODI में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि कमोबेश प्लेयर। फिर आप ये देखें कि न्यूजीलैंड के 7 रेगुलर खिलाड़ी नहीं थे। बिल्कुल, ठीक है, नहीं इट्स अ थर्ड टीयर टीम, दैट्स व्हाट दे सेड। ये थर्ड टीयर टीम थी न्यूजीलैंड की, बिल्कुल ये सेकंड भी नहीं थी, बिल्कुल, ये थर्ड टीयर टीम थी। और माशाल्लाह चूंकि उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली वहाँ पे जाहिर है जो है हॉनेस्टी है और मेरिट है, नेपोटिज्म नहीं है। और वो लड़के जो थे जाहिर लाइन में थे, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपना मतलब है कि अच्छा, एक छोटा सा मैं यहाँ पे लतीफ़ा कर देता हूँ आपके साथ। जी बिल्कुल। शुएब जट साहब एक हाँ। बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, आप ही की और हमारी बरादरी के हैं, बल्कि आपकी बरादरी के ज़्यादा हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट की, जी जी, उन्होंने ट्वीट की, एक साहब की तस्वीर लगाई, कहा कि मैं लिख के ले ले, ये आपका अगला कप्तान होगा और एक ब्रेव बाप का ब्रेव बेटा। अब इमेजिन नहीं करें कि तस्वीर किसकी थी, वो आज़म खान की थी। सही। और मुझे पूरा यकीन है वो होगा, जिस तरह से यहाँ पे नेपोटिज्म है। तो आप क्या समझते हैं इतनी चेंजेस आ जाएंगी पाकिस्तान में 360 कि आज़म खान को कप्तान बना दिया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मतलब आप उसकी मिसाल बेहतरीन ये है कि जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उनके जो वालिद की जो रिश्ता है वो काम नहीं आया, ज़ाहिर है वो बाहर हो गए टीम। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ जब कोई प्लेयर आता है कोई बड़े टेस्ट क्रिकेटर का, तो उस पर इस तरह के इल्ज़ामात भी नहीं लगने चाहिए। हाँ, परफॉर्मेंस आप देखें, अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो कंटिन्यू करें, और अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर दूसरे को चांस दें। तो जो आप अभी बात कर रहे थे कि मेरिट होनी चाहिए, हम भी यही कह रहे थे, और नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारा सिस्टम सही है और हम इन चीज़ों पे कंसंट्रेट और फोकस करें तो मैं ही समझता हूँ कि हर चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन नीयतें अगर सही होंगी तो सारी चीज़ें सही होंगी। चांसेस है जी, चांसेस नजर आते हैं आपको? देखिए मुसलसल असर रही है, जो हालात चल रहे हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, वैसे तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ हर मामले में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़ा सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी, कि हमारे माशरे की अखलाकी अक़दार जो है वह कोलैप्स कर गई हैं, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका जो है रिफ्लेक्शन है। और कोई इदारा या वो लोग भी जो मतलब इस मनसब पे फायज़ हैं वो इससे बाहर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरिट का और मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं। वरना मैं ये समझता हूँ कि मामला जो है बिगड़ गए, और इसके लिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ जिहाद की ज़रूरत है। सही। अच्छा, हम चूँकि रमीज़ को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो रमीज़ से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मतलब हम तो खेलों की बात कर रहे हैं, मतलब आप दिल के खेल के अलावा और कोई खेल खेलते हैं? तो ये आपसे किसने कहा कि मैं दिलों का खेल खेलता हूँ? शायर है, शायरी बता रही है। शायर है भाई। शायर ज़रूरी नहीं है ओह माय गॉड, गुड वन, गुड वन। भाई। मैं आज से 5 साल पहले क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्लीन बोल हो चुके हैं, बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ और 2 कप भी जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है, काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। आपको कन्वर्सेशन में रखना है, मैंने कहा पूछ रहे हैं कि खेल से नहीं, तो दिलों से खेल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। रही बात शायरी की, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका और भी गम ज़माने में मोहब्बत के सिवा ये ज़रूरी नहीं है कि आपका दिल टूटेगा तो ही आप शायर बनेंगे, ठीक है, या लड़की छोड़ के जाएगी तो ही आप शायर बनेंगे। टूटने की जो बात है सिर्फ शायरी तक है, वरना मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, है नहीं। क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये दिल टूटना जो है शायरी की हद तक महदूद है, वरना ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में लोग प्रैक्टिकल बहुत हैं। अच्छा, वो एक शेर है बड़ा खूबसूरत कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग प्रैक्टिकल बहुत हैं। बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि तू है हर जाई तो फिर अपना भी ये तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो आजकल लोग प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल बहुत है ना, तो लोगों को टेंशन नहीं है। आज वो चक्कर नहीं है कि जी किसी एक की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। और मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ हैं वो लोग जो किसी एक की मोहब्बत के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर लें। नहीं, लड़की के वो ज़माना जो था बड़ा स्लो था और उस वक्त ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोगों की मतलब दिलचस्पियाँ जो थी महदूद थी। अब ये वो तो लोग साहिबा ने हमें जो है मेरे खानदान के लोग आ रहे हैं, जी बिल्कुल कमेंट किया है और लिखती हैं कि अरशद अवान भाई इज़ अ रीनोन्ड नेम। बिल्कुल एग्रीड, हमने तो नहीं कहा भाई क्या, मैं एग्री नहीं करता। मैं एग्रीड भाई, हम तो मान रहे हैं। डिफेंस के वो किस एंगल से बता रही है? हाँ, ये
ये मैसेज करके ही बताना, पूछना पड़ेगा उनसे। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाँ। I'll try my best। लेकिन गुमान तो पॉजिटिव अच्छा ही करना चाहिए ना, मैं अपने आप को गुमान अच्छा। ये भी सही है, हर बंदा अपने आप को जानता है, ये भी सही है। बिल्कुल, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को हम आज के इस स्पेशल ईद शो में और वेलकम पार्टी में बिल्कुल शामिल करेंगे। और साथ रहिए, साथ दीजिए, अपने होने का एहसास दीजिए। स्पोर्ट पे भी बात हो रही है, ईद के हवाले से भी बात हो रही है। अच्छा, अब मैं रियाज साहब से पूछना चाहूँगी कि बचपन की ईद अभी भी वैसी है या वैसे होती तो नहीं है? बचपन की ईद बड़े होके नहीं होती। देखिए, ज़िंदगी के फेसेस होते हैं और जितनी समझ होती है तो उस दायरे में रह के इंसान जो है आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे मतलब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है और ज़ाहिर है मतलब ये कि आगे बढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो जाती हैं, फिर आदमी रियलिस्टिक हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बचपन की ईद का जो था वो एक अपना मज़ा था, नो डाउट। और वो बड़ी, अगर अब हम सोचें उन चीज़ों को तो बड़ी मासूम सी ख्वाहिशें हुआ करती थी, लेकिन उन ख्वाहिशों को जब हम पूरा करते थे तो बड़ा इन्जॉय करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। अब जैसे जैसे ज़माना आगे गुज़र रहा है और आज के इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में और उसके साथ साथ जो नफ्सा नफसी का आलम है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन तमाम चीज़ों को देख के जो है बड़ा एहतियात से आगे बढ़ना पड़ता है। और वो वाली चीज़ें तो मेरे ख़्याल से खाल खाल नज़र आती हैं, लेकिन बहरहाल इंसान है, ज़िंदगी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह से आगे चलती रहती हैं। कोशिश की जाती है हर इंसान अपने दायरे में रहते हुए कि बेहतर से बेहतर ईद गुजारे और मतलब इन्वॉल्व हो उसमें। बिल्कुल, ज़िंदगी के रंग हैं। रमीज़ साहब, शायरी तो आपसे बहुत सुन ली। अब बताइए, बचपन में ईदी मिल जाती थी खुद ही या झगड़ा वगड़ा करके ईदी लेनी पड़ती थी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती थी। ईदी। आप वैसे काफ़ी बचपन में शरीफ तो मिल बच्चे लग जाती रहे हैं थी। मुझे। मेरी तो लड़ाई होती है, आप मुझे बहुत शरीफ से बच्चे लग रहे हैं। मतलब लग रहे बच्चे, मतलब जब आप बच्चे थे तो मुझे आप बड़े शरीफ लग रहे हैं। नहीं, मैं अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मेरा तो बहुत फसाद होता था ईदी को लेके, क्योंकि मेरा फसाद ये होता था कि मैं ये चेक करती थी कि बाकी बहन भाइयों को भी उतनी मिली है ना जितनी मुझे मिली है। मेक श्योर करती थी मैं, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि बड़ी वाली को मुझसे ज़्यादा मिली है तो मैं फसाद करती थी कि मुझे भी उतने ही पैसे चाहिए जितनी ईदी जो है बड़ी वाली को मिली है। तो ये चीज़ थी। लेकिन ये सब ज़िंदगी के रंग हैं और ज़िंदगी के ये सारे रंग ही हमारी ज़िंदगी को जो है वो खुश रंग बनाते हैं। और उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और कभी खुशी कभी गम, मगर ये होना भी ज़रूरी है। और अब हम फिर बढ़ेंगे रीनाउंड नेम अरशद अवान साहब की तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। कोई बचपन का वाकया ईदी से रिलेटेड? आई थिंक ईदी से रिलेटेड ये होता था कि कोई memory? मैं, चूँकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ और मेरी बहन है इसके बाद, तो मेरी जो सबसे छोटी बहन होती थी वो मुझसे क्या हमेशा सबसे वो हमसे लोन लेती थी। और गुड आइडिया। मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी करूंगी। उसका लोन लेने का ये होता था कि मैं ईद पे वापस करूँगी, क्योंकि उसकी इनकम बेचारी की होती थी। मुझे ये खर्च आज तक नहीं दिया, नाम वो कहते हैं ना उन्हें जितनी नाम असी मंगी। ओके जनाब, ज़बरदस्त। तो वो बहरहाल आज भी वही तरीक़ाकार है। आज मेरी बहनें मुझसे बड़ी क्लोज है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी इस तरह रहते होंगे। कराची का एक ये रंग बड़ा अच्छा है कि जो मुझे जो और किसी शहर में नज़र नहीं आया, कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना बड़े क्लोज नेट है। अब शायद वक्त बदल गया है, पहले आपके जो पड़ोसी होते थे वो भी बड़े ही करीब होते थे, बिल्कुल बिल्कुल, आपके क्लोज रिलेशन होते थे, दोस्तों में रिश्तेदारों में बड़ी मोहब्बत होती थी। ये कराची का एक रंग है, शायद ये आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा है, इसको दोबारा से पक्का करना है आप लोगों ने, बिल्कुल हम सब ने या करना। कम से कम जाने नहीं देना, जाने नहीं देना मुझे वो आमिर खान पता नहीं क्यों याद आ गया, क्या जाने कुछ आप मुझे जाने नहीं देंगे तुझे। क्योंकि जिस तरह का सिलसिला है कि मतलब मेरी ख्वाहिश है कि जो कराची आज से 20, 25, 30 साल पहले था, अल्लाह करे वो दिन दोबारा आए, दोबारा से वो अमन हो, सिक्योरिटी हो, और जो खूबसूरती कराची की थी वो शायद दुनिया के किसी शहर में नहीं है। आई एम नॉट सेइंग टू ब्रैग माई सेल्फ, मैं दुनिया के बहुत सारे शहर देखे, मगर जो एक अपनाई है, तो जो एक मज़ा जिसे कहते हैं एक अंदर से जो सुकून मिलता है वो कराची में मिलता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि बदलता जा रहा है। हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें तब्दील तो कर रहे हैं। आज मैं एक रोड से आया तो बिल्कुल खुदा पड़ा हुआ था, मगर हम मॉडर्नाइजेशन ज़रूर करें, मगर हम जो पुराने हमारे जैसे कहते हैं ना एंटीक या जो हमारी विंटेज है उन वैल्यूज़ को ना ख़त्म करें प्लीज़। बिल्कुल। एक दरख्त था जो मुझे याद है, जब मैं छोटा सा था, गुरु मंदिर पे एक दरख्त था जो कि पीपल का दरख्त था, इसमें बहुत लंबी लंबी जड़ें होती थी। मुझे वहाँ पर एक साहब थे जो गन्ने के रस वगैरह बेचे, उन्होंने कहा ये दरख्त पाकिस्तान बनने से बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड था, वो किसी ने दरख्त जो है वो गिरा दिया है, काट दिया है इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन के। जी उन्होंने वो ग्रीन लाइन बस ज़रूर करें
मगर जो चीज़ें हैं जो vintage- इंसानियत के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल इंसानियत की बका के देखिए, लिए ज़रूरी है। हम जितने भी लोग हैं ना, हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं, एज सुन एज वी लैंड, हम ऑटोमेटिकली उनके रूल फॉलो कर रहे होते हैं, हमें किसी ने बिल्कुल। बताया नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब हम वहाँ से आ रहे होते हैं, हम क्यू में खड़े होते हैं, हम सारे काम कर रहे होते हैं, हम अपना ओवरवेट भी नहीं करते, वो जैसे हम लैंड भी नहीं करते, हम सिर्फ लैंड कर रहे होते, जहाज़ अभी पहुंचा भी नहीं होता है टर्मिनल पे, हम खड़े हो जाते हैं, अपने बैग्स निकाल रहे होते हैं, और वो बेचारा फर्माबरदार बच्चे बन जाते हैं एकदम। हाँ फर्माबरदार वो बच्चे। बड़ा कैप्टन भी चिल्ला रहा होता है, और वो कि जी आप बैठ जाएं, जब जहाज हम क्यों भूल जाते हैं, हम जब इतने अच्छे होते हैं वहाँ पर, हम 2 अपने घंटे country 2.5 घंटे, चले दुबई की मिसाल ले लें, 1.5 घंटे की फ्लाइट, बिल्कुल हम ऐसा। चेंज क्यों जाते हैं? हाँ, हम वहाँ से अच्छे आए तो हम यहाँ भी तो अच्छे रह सकते हैं, बिल्कुल। हर मुल्क का और हर शहर का मौसम अलग होता है, उसी में ढल जाते हैं। मगर हम तो वही है ना, हम तो वही हैं, हम अगर हम वहाँ पर भी इतने नहीं, उसूल पसंद हैं, वो तो कवानीन है ना, वहाँ पे सिस्टम है ना। तो सर वो कुछ चीज़ें तो कवानीन से हट करें, जिसको हम क्या कह रहे हैं, देखिए, वहाँ सबके लिए एक ही कानून है ना। क्या कहेंगे उर्दू में हम, इखलाकियात कह सकते हैं, और वहाँ पे एथिक्स जो हम कहते हैं कि वहाँ भाई- पे सबके लिए एक ही कानून है ना। नहीं बात हो रही है एथिक्स की, हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं ना। हम सब जो है ना कैमरे को देख के बात करते हैं। अच्छा हमारे देखिए, listeners कह रहे हैं ये हमें तो देख नहीं रहे, तो listeners भी सॉरी व्यूअर्स भी कह रहे हैं ये हमें तो देख नहीं रहे, आपस में बातें कर रहे हैं, तो हम फिर यहाँ क्या करें। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि रोजी मसूर भी हमें इस वक्त देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं। थैंक यू सो मच रोजी मसूर। माइक याद आ गया मुझे। थैंक यू सो मच रोजी मसूर, मैसेज करने के लिए बहुत शुक्रिया, साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए बहुत शुक्रिया जी। अब रोजी सब कैमरे की तरफ मसरूर- देख के बात करेंगे जी। रमी साहब जी, क्या कह रहे थे आप? रोजी मसरूर साहिबा के अलावा जो है वो ज़ुनूरैन कादरी जो है वो भी मौजूद हैं फेसबुक पर live वेलकम, इस वक्त। थैंक यू। वो मेरे साहबजादे हैं, वो बड़े वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर बैठे देख रहे हैं आप तो बाबा वैसे को खुद अपने। अभी मुझे साहबजादे से पता नहीं मेरी नहीं, नजर मेरा आई, बेटा मैंने है चश्मा बड़ा नहीं वो, लगाया आज अपना भाई। और वो बैठा हुआ दिख रहा है। अच्छा बहरहाल, तो जो बात कर रहे थे ना इखलाकियात की, सारी बात ये कि हम पाकिस्तानी कौम है ना, और मैं सच बताऊं, डंडे के बगैर हम चलते नहीं हैं। बाहर ममालिक में ऐसा है कि आपने, अगर आप दुबई की बात कर रहे थे, अगर 40 to 50 की स्पीड आप करेंगे तो वो पीछे से आ जाते हैं, चालान दो भाई। आप चाहे किसी मिनिस्टर के लड़के हो, चाहे आप कोई भी हो, व्हाटएवर, आप एक आम आदमी हो, चाहे आप एक मजदूर हैं या आप एक मिनिस्टर हैं, आपने ठीक है। चालान देना है ओवर स्पीडिंग का वहाँ पर। हाँ, एक बात और है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब अच्छे लोग भी हैं, जैसे पुलिस है, बड़े अच्छे लोग अच्छे हैं, लोग नेक भी हैं, लोग हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल वहाँ सही है। रिश्वत नहीं है। रिश्वत नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना, ये जरा ख्याल रखिएगा आप। यहाँ तो है ना, यहाँ तो है ना, यहाँ बहुत आम भी है। नहीं, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, ऐसे भी अच्छे हैं जो लोग नहीं भी हैं, लेते, जरूरी नहीं है ऐसे भी कि हैं जो मैं लेते खाली हैं। नेगेटिव बात नहीं कर रहा। हाँ। यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, हाँ। बहुत बुरे लोग भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात मिसाल के तौर पे समझाऊँ ना, आप कभी सड़कों पर जाएं तो आप जो गाड़ियाँ देखते हैं ना चलते हुए, तो गाड़ी की जो लेन है ना, लोगों को इतनी भी सेंस नहीं है। इतना ज़रूर पता है लोगों को, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ लेकिन सच बात कहने की मेरी आदत है, लोगों को इतना पता है कि गाड़ी चलती ऐसे है, इस बात का शऊर नहीं है कि चलानी कैसे है, इस बात की तमीज़ नहीं है कि गाड़ी को चलाना कैसे, किस लेन में गाड़ी चलानी है। राइट लेन में अगर आप हैं और आपने मुड़ना लेफ्ट पे है, तो आपको उसूलन तो लेफ्ट लेन में गाड़ी चलानी चाहिए ना। वो राइट लेन में गाड़ी है और फिर उसके बाद बिल्कुल अचानक जब आप जहाँ पर आपने मुड़ना है वहाँ का आपने इंडिकेटर दिया और जनाब बीच में से ही आप ऐसे ही उल्टे हाथ पे ही, तो गाड़ी चलाना कैसे है ये सीखना चाहिए। गाड़ी चलती कैसे है ये तो सबको पता है, सारी बात ये है। और दूसरा ये कि बीच रोड पे गाड़ी पार्क की, फ्रूट ले रहे खड़े हुए, पीछे जो बेचारे आ रहे गाड़ी वाले वो बेचारे फंसे हुए। नहीं तो यहाँ पे तमाम शहरों में जितने भी बड़े शहर हैं, आधी सड़कों पे तो खोंचे वाले बेचारों को एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया जाता है। वो बेचारे खुद नहीं खड़े होते बल्कि उनको बाकायदा खड़ा किया जाता है। बाकी बातें आप खुद समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है है ना? भाई, खड़ा नहीं करेंगे तो दिहाड़ी कहाँ से लगेगी, उनकी भी और अपनी भी। तो दिहाड़ी ने सवाल हमारा दिहाड़ी बड़ा का जो है है ना, ना खाना खराब किया अपनी हुआ भी और उनकी भी। अगर ठेले ना लगवाएंगे तो उनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, उनकी नहीं लगेगी तो हमारी भी नहीं लगेगी। है। अच्छा जनाब, और हमारी जो लिस्टर है रोजी मसूर, वो कहती हैं, क्या कह रही हैं कि रमीश राजा को सलाम दुआ। रमीश राजा है आप? रमीश भाई राजा ये कहाँ ये लिखा है? मैं नहीं बैठ रही भाई। रमीश कादरी रमीश है भाई, राजा क्यों राजा लिखा है? कहाँ लिखा है? मेरे पास ये मैसेज मौजूद ही नहीं है। रमी साहब हमेशा राजा ओ रमीश राजा, वो हमारे जो वो है ना रमीश राजा। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा रमीश राजा एक रमीश good राजा name। उन्होंने इसलिए लिखा कि हाँ। वो 101 पे मेरी लिसनर अच्छा, है। लेकिन ओके, वो तो रमीश राजा साहब आपको सलाम कह रही हैं रोजी मसूर। जी वालेकुम उधर अस्सलाम। कैमरे की तरफ देख के गई है। हम आपको बार देंगे, आपके वालेकुम जितने भी अस्सलाम। लोग हैं वो सब जाग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा रोजी मसूर, हमारी दुआएं आपके हस्बैंड के साथ हैं, अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत लंबी ज़िंदगी दे, आमीन, आमीन सुमा आमीन। आमीन। परेशान नहीं हो, मुश्किलात भी ज़िंदगी के रंगों में से एक रंग है।
मुश्किलात आती हैं, अपना टाइम पूरा करती हैं और फिर चली जाती हैं। बस दुआओं का ज़ख़ीरा ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। और रोजी मसरूर कह रही हैं रमीज़ ने बिल्कुल सही कहा, तो वाटर कूलर हम देंगे रमीज़ को। रमीज़ आप जाते हुए प्लीज़ वाटर कूलर ले जाइएगा, वो रखा हुआ है ना साइड में, हाँ जी, वो प्लीज़ बिल्कुल आप ले ले जाएंगे, जाइए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रोजी मसरूर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे अच्छे मज़े की कमेंट आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम एक ईद मिलन पार्टी है और हम एक वेलकम पार्टी भी है। जनाब अरशद अवान साहब जो मैनचेस्टर से इस वक्त हमारे साथ कराची में बैठे हुए हैं। और कहाँ बैठे हुए हैं? जी हम लोग बैठे हुए हैं छोटू चाय वाला इन बहादराबाद। मैं चूँकि हमेशा प्रेजेंट करता हूँ प्रोग्राम, तो मैं कहता हूँ जी मोस्ट हैपनिंग सिटी इन द वर्ल्ड, आई थिंक आई एम रॉन्ग, द मोस्ट हैपनिंग सिटी इन द वर्ल्ड इज कराची, और स्पेशली द मोस्ट हैपनिंग प्लेस एट द मोमेंट इज छोटू चाय वाला। अगर आप करीब जवार में हैं, यूर अराउंड द एरिया, प्लीज़ डू कम अराउंड। और मुझे जिस तरह यहाँ लोगों की तादाद आते हुए नज़र आ रही है, लगता है ये कि इनका मेन्यू भी बहुत अच्छा है और शायद ये काफ़ी टेस्टी भी है और लगता है कि इकोनॉमिकल भी होंगे। तो प्लीज़ डू कम अराउंड एंड एंजॉय छोटू चाय वाला। छोटू चाय वाला। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अपने प्रोड्यूसर साहब से पूछते हैं कि क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं, प्रोड्यूसर साहब क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं? जी अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो हम, जी हाँ बिल्कुल हमें परमिशन मिल गई है। प्रोड्यूसर साहब ज़ीशान रिजवी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के कुछ देर के बाद हम लोग वापस आएंगे। सो कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल रेडियो। थैंक यू। ऑल राइट जनाब, तमाम देखने वालों को एक बार फिर एमजे रमीज़ कादरी और लाइफस्टाइल रेडियो की टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। और मेरे साथ एक और एमजे इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं, आवाज़ से तो बाखूबी वाकिफ़ हैं आप लोग। और अगर मैं जहाँ तक तारुफ़ की बात करूँ तो एमजे नोशी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त चुपके से मुस्कुरा रही हैं। अभी ये देखें तो थोड़ी बहुत हंस भी रही हैं। मैं बिल्कुल इनकी तरफ चाहूँगा कि इनसे बात की जाए कि नोशी आप यहाँ किस तरह पहुँची। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, बासानी आप यहाँ छोटू चाय वाला बहादराबाद आ गई या कहीं कोई मुश्किल आपको पेश आई, ये ज़रूर बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम लिसनर्स को, जो देख रहे हैं उनको भी और जो सुन रहे हैं उनको भी, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और सवाल जो रमीज़ भाई का है ना, वो बड़ा ही कुछ ऐसा है कि मैं आराम से नहीं पहुंची, ज़रा मुश्किल से पहुंची हूँ। मैं कहना नहीं चाह रही कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो बता चुके हैं कि हम कहाँ पे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी बताऊँ कि हम कहाँ पे बैठे हैं। और दूसरा ये कि रमीज़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा तारुफ़ कराया, और सब सुनने वालों को सलाम। और मैं अब अरशद भाई को देती हूँ कि अरशद भाई कुछ कहें, जो चीफ गेस्ट हैं हमारे मैनचेस्टर से आए हुए। ये सबसे बड़ा तो इल्ज़ाम है, मैं गेस्ट वेस्ट नहीं हूँ, मैं पार्ट ऑफ द टीम हूँ। और नौशी वेलकम, आपको इस रैंक में देख के खुशी हुई, आपकी आवाज़ सुन के। तो जैसे कहते हैं कि क्या लफ्ज़ कहते हैं, जब हम इंटरटेन हुए, महसूस आवाज़ सुनकर महसूस होते रहते हैं। और आज आपसे बिल मुशाफा जैसे मुलाकात भी होगी, मेरी उर्दू बिल्कुल सही हो गई है कराची आके, है ना। अच्छा, तो और यकीनन ये बता रहे थे कि कोई आपके साथ कुछ कन्फ्यूजन हो गया, आप शहर के किसी दूसरे हिस्से में चली गई थी, बुखारी वाले पे, तो वहाँ पे कैसा रहा प्रोग्राम आपका? मुझे लगा आप प्रोग्राम करके आई हैं। ये अच्छा था। अच्छा, वहाँ प्रोग्राम नहीं किया आपने? नहीं, मैंने कहा एक ही प्रोग्राम काफी नहीं, वहाँ प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा, इसलिए कहते हैं ना कि पढ़ लेना चाहिए और सेट नहीं होना चाहिए। चले कोई बात नहीं, आपने सैर कर ली कराची की, इससे बड़ी और क्या। मुझे वो बात याद आ गई, आपने कहा ना वहाँ प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी हाँ, ये एक नया एक ट्रेंड आ गया, हैशटैग प्रोग्राम तो बढ़ गया नौशी का। बट नौशी आप प्रेजेंटर भी हैं और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेकर भी हैं, ठीक है ना, ये हमें पता है। ये तो बात है। और मैंने तस्वीरें देखी है, तो मैं हमने भी तस्वीरों की हद तक तो कह सकता, तोहफा भेज दूंगी। हमने तस्वीरें देखी। तो वो मतलब जैसे कहते टारगेट पूरा हो गया मेरा, उन्होंने कह दिया कि भेज दूंगी, तो मैं यही चाह रहा था असल में। नहीं, मैंने तो तस्वीर देखी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेकर भी हैं। तो हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ के, आपका काम भी है, प्रेजेंटर भी हैं, बेकर भी हैं, तो किस तरह चलाती हैं? ये देखें, जो भी लोग लाइफ में काम कर रहे होते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, उनको मैनेज करना आता है मुझे लगता है। और वो अगर मैनेज नहीं करेंगे तो कर नहीं सकेंगे वो। तो इस तरह से तो हमें बैलेंस तो करना पड़ता है टाइमिंग्स को अपनी।
और वो करना भी चाहिए मेरे ख्याल में। एक अच्छा जो भी 3-4 अगर काम हम कर रहे हैं एक साथ, तो उसको मैनेज किए बगैर, आप टाइम मैनेज किए बगैर किस तरह से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब हम किसी काम से मोहब्बत करते हैं ना, तो हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ उसने प्रूव कर दी कि वुमेन आर मल्टीटास्किंग। बिल्कुल। ये इसमें तो मैं इसकी मैं मिसाल से दे सकता हूँ कि रमज़ान अभी अफ्तार, बिल्कुल ऐसे वो उसमें अफ्तार में यकीनन जैसे हम पाकिस्तान में कहीं भी रहे तो अफ्तार तो हमारी पाकिस्तान की होती है ना। रोज़ा रख के तो यकीन जाने इस वक्त बड़ी अजमत होती है। हम लोगों ने बड़ी सलूट की अपनी माँ और बहनों को। जब इस मामले में बहुत साबिर हैं। कैसे आप लोग कैसे कर ले, तो पराठा ही बन रहा होता है, सालन बन रहा होता है, चाय भी पक रही होती है, और रोज़ा खुलने से पहले वो सब तैयार भी होता है। हमारी तो सारी चीज़ें रह जाती हैं, अजान हो जाती है, उसके बाद से पता चलता है कि जी फ्रूट चाट ही बनी है। रियली नहीं अरशद भाई, वही बात आ गई ना दोबारा से कि जिसका काम होता है ना वो उसको साजे भी और उसको मैनेज करना भी आता है और आना चाहिए। जो ख़वातीन को बहुत सारे काम करने होते हैं, वो टाइम मैनेज किए बगैर चल ही नहीं सकती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसी मैं भी सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल। और हमें वक्त से पहले मिल भी जाती हैं। और हम जो है ना, हमें पता होता है कि हम 3 बजे हमें किचन में जाना है। हाँ, हमने एक टाइम जो है वो हर चीज़ का सेट किया होता है ना, आप क्या कहेंगी, बिल्कुल ऐसे ही है ना। और वो उसके बगैर अगर उससे आगे पीछे हो जाते हैं हम, तो कितनी हम मुश्किल में आ जाते हैं कि भाई वो टाइम। इसका मतलब है औरतें जो प्लान करती हैं, बिल्कुल करना पड़ता है। क्या खा ले यार, पकौड़े ना हो जाए, मतलब वो 10 मिनट पहले बता रहा होता है या वो कहता है चलो ठीक है ऐसे करते हैं। नहीं अरशद भाई, देखिए आप लोग के अपने काम में जो आपके अपने काम है उसको आप लोग मैनेज करके चलते होंगे ना, जो आपके अपने, ठीक है ना, सबके अपने अपने काम होते हैं ना। दरअसल मेरे जो कहने का सारा जो क्या बोलते हैं उसको मुंबा, मेरे कहने का जो सारा मकसद है या मम्बा भी सही, मेरी बात का जो निचोड़ है वो ये है कि जी वुमेन आर मल्टीटास्किंग एंड दे आर मच बेटर देन मैन। मतलब मुझे इसमें कोई शर्म कोई आर नहीं है कहने में। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप मेल शोविनिज्म नहीं है। बहुत सीनियर मोस्ट आरजे हैं रेडियो पाकिस्तान की, और मैं बहुत अरसे से, मैं आज पहली बार बहुत अरसे से, एक मिनट ये रुक जाओ, पहली बार मिला हूँ। एक मिनट बहुत अरसे से क्या मुराद है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इयर्स, इन टर्म्स ऑफ आप इन टर्म्स ऑफ इयर्स आप बताएं। नहीं आज बताओ यार आप। इतना नहीं, इतनी पुरानी नहीं है ये, फिर इसमें भी आप समझ रहे हैं। हाँ, मुझसे सीनियर है, जो बात है। मैंने रेडियो ज्वाइन की अभी 2 साल हुए हैं एफएम पर। अच्छा ठीक। वेब रेडियोस तो मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। एफएम की फील्ड में मुझे 2 साल हुए, लेकिन बीना मुझसे ज्यादा सीनियर आरजे है और मैं बीना सेव्ड अगेन, अदरवाइज आज आपकी एज डिस्क्लोज। बहुत अच्छी आरजे, इसमें कोई शक नहीं है। No doubt और स्पोर्ट्स के मामले में तो बहुत ही अच्छी है। नो डाउट। तो हमने किया प्रोग्राम मामले में बहुत अच्छी है। हैट्स ऑफ टू हर। मतलब खेलने में नहीं, मतलब तबसरे में बात कर रहा हूँ मैं। वो चलें इस पे बाद में बहस करेंगे। अच्छा एक चीज़ ऐड कर दें, जस्ट फॉर द benefit of people who are listening this or watching this show all the way in England। फिर जो ऐसे सवाल होंगे फिर मुझे आवाज भी सवाल ये, क्योंकि रमीज ने कहा कि बहुत सीनियर है, मतलब ये कितना, मतलब वो एफएम से पहले की बात है जब एएम होता था? नहीं एफएम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेडियो पाकिस्तान से एसोसिएट हुए माशाल्लाह 11 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। और वहीं से मेरा स्टार्ट है और मैं अभी तक वहीं सबसे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है रेडियो का। अनबिलीवेबल मतलब इस जैसे कहते हैं एवरग्रीन ब्यूटी का जो ये वो हीरा है जो रफिया मैम ने तराश के हमें दिया है, रेडियो को दिया है। सही ये उस टाइम के लोग। अच्छा ऐसा ही है। मैं एक्चुअली आई वाज गोइंग टू द चीकी साइड, ये मुझे फिर घुमा फिरा के उस सीरियस साइड पे लेके आया यार। मैं तो कहना चाहता था कि 11 साल माशाल्लाह आप एएम भी कर चुकी हैं, मतलब तो शॉर्ट वेव भी कर चुकी होंगी, मतलब उससे पहले मतलब काफी पुराना, मतलब आपका मतलब अनबिलीवेबल, मगर अनबिलीवेबल इन्होंने जितना अपने आप को मेंटेन किया है, मतलब देयर इज नो डाउट कहीं से नहीं लगती आप 50 प्लस। मैं बचपन से जो है रेडियो कर रही हूँ। नहीं मतलब आप कहीं से भी 50 प्लस नहीं लगती। आई स्वेयर, सैल्यूट टू यू। अच्छा आपकी बात है भी नहीं ना, मैं हूँ भी नहीं। अगर होती तो लगती ना, है भी नहीं तो ये बात है ना, है ना भाई। कवर कर लिया तो हम तो कवर करेंगे ना, बिल्कुल हम कवर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा बीना आपी से मेरा ये सवाल है कि वाकई माशाल्लाह पता भी चलता है कि 10-11 साल आपको हो गए हैं, आपको बोलने से आपके अंदाजा होता है क्या? बहुत नहीं, बोलने का जो जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं स्कूल के ज़माने से डिबेटर हूँ और मैं होस्टिंग जो है ना, होस्टिंग से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। जब मैंने फर्स्ट होस्टिंग की थी जब मैं खुद 9 क्लास में थी, और फेयरवेल पार्टी होती है 10 क्लास को जो देते हैं हम लोग,
मैंने 9 क्लास से अपने होस्टिंग का सफ़र का स्टार्ट लिया था, तो होस्टिंग से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। और बोलने का जो इस तरह से जो लोग कहते हैं उन्हें अच्छा लगता है, तो मैं डिबेटर हूँ, होस्ट हूँ, तो बचपन से करती आ रही हूँ, तो वो अब भी नहीं सही बोलूँगी तो फिर मेरी पिटाई लगनी चाहिए। अच्छा, तो ये है बोलने की जो बीना ने बात की, ये जो हमारे देखने वाले लोग हैं, जो हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, ये मसरूफियात में भी लोग देख रहे होते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, खुद भी इस बात से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि इंसान का बच्चा, जब बोलने की बात आ रही थी, इंसान का बच्चा सुनना तो बचपन से ही शुरू कर देता है। बिल्कुल जाहिर है कि मुसलमान के बच्चे में एक कान में अजान, एक कान में इकामत बिल्कुल कही ऐसा ही जाती है, हाँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बोलना कब से शुरू करता है। उमूमन तकरीबन 6 साल की उम्र अप्रॉक्सीमेटली होती है कि जिसमें इंसान का बच्चा साफ साफ बोलना शुरू कर देता है। अब ज़रा मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा कि इंसान का बच्चा बोलना तो 6 साल की उम्र में शुरू कर देता है, लेकिन बोलने की जो तमीज़ है ना, वो 60 साल की उम्र तक भी नहीं आती है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या नहीं कहना चाहिए, किसके सामने हमने किस तरह बात करनी चाहिए, किसके सामने हमने किन अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये सलीका हमें आ जाए ना, तो सारे फसाद ख़त्म हो जाएं, सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। सारे फसाद, सारी लड़ाइयों की जो जड़ है ना, वो यही है कि जो हमारे दो दांतों के बीच में है, ये दिलों को तोड़ भी देती है, दिलों को जोड़ भी देती है। यही वो जुबान है जो दुश्मनों को अपना बना सकती है और अपनों को गैर भी कर देती है। तो लफ्ज़ों का चुनाव जो है, हकीम लुकमान का एक कोट है बड़ा खूबसूरत, एक जगह लिखा, हकीम लुकमान साहब फरमाने लगे कि लहजे में नरमी इख्तियार किया करो, अक्सर लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है, और लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है। गुफ्तगू के दौरान अगर आप बात करें किसी से, तो इतनी शाइस्ता गुफ्तगू आपकी हो, या आपका अंदाज़ इतना प्यारा हो कि सामने वाला आपसे दोबारा सुनना चाहे या आपसे बात करना चाहे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत तो अल्लाह की मशीयत के तहत 40 साल के बाद किया ना, उससे पहले लोग क्या कहते थे? सादिक और अमीन कहते थे ना। अपने इखलाक की बुनियाद पर, आपकी किरदार की बुनियाद पर 40 साल तक हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार सादिक और अमीन कहा करते थे। दावा नबूवत तो अल्लाह की मशीयत के तहत बाद में किया आपने। नबी तो आप उस वक्त से हैं जब हुजूर ने फरमाया कि मैं उस वक्त से नबी हूँ जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, मैं तो तब से नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बात यह है कि किरदार जो है ना, वो बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक बात और आखिरी बात है मेरी तरफ से, ये मैं अपनी ज़िंदगी के मामले में या अपनी ज़ात के किसी भी फ़ैसले में ना, मैं ये समझता हूँ अरशद भाई कि मैं अपने मयार से तो गिर सकता हूँ, लेकिन अपने किरदार से कभी नहीं गिर सकता। और ऐसा ही होना चाहिए कि ज़िंदगी के किसी भी मामले में, किसी भी फ़ैसले में, कोई भी ऐसी जगह हो ना, तो आप अपने मयार से अगर गिरना पड़े तो गिर जाइएगा, लेकिन कभी अपने किरदार से मत गिरिएगा। और मैं अपने बेटे को एक बात अभी से समझाता हूँ। मेरा बेटा जबकि 4.5 साल का है, बड़ा वाला, उसकी कोई चीज़ टूट जाती है या कोई चीज़, उसका कोई खिलौना ख़राब हो जाता है, तो वो पहले रोता था, अब नहीं रोता। मैंने उसे एक बात समझाई है, मैंने कहा बेटा, ज़िंदगी में वो चीज़ जो दोबारा आ सकती है ना, उसके लिए कभी नहीं रोना। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जिंदगी में हर वो चीज़ जो दोबारा आ सकती है ना, उसके लिए कभी नहीं रोना। सही। और वो अपने जो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकते, उन्हें कभी मत खोना। चाहे वो आपका छोटा भाई अगर आपसे नाराज़ हो तो उसे नाराज़ मत होने देना। अपने दोबारा नहीं आ सकते, चीज़ें दोबारा आ सकती हैं, सामान दोबारा आ सकता है। तो अब वो नहीं रोता। अब कोई खिलौना टूट भी जाए तो वो कहता है बाबा दूसरा ला दीजिएगा। मैं कहता हूँ ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो दोबारा आ सकती है उसके लिए कभी मत रोइएगा। और जो आप उस वक्त बात हुई थी ना कि जो दिल तोड़ दे लड़की या जो छोड़कर चला जाए, तो मैं एक बात ज़रूर आपको बताऊं कि जो आपको छोड़कर गया है ना, तो आप उसकी बात अगर आपके दिल पर लगी है तो मैं कहता हूँ आप रोना किस बात का। इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने के लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारा दिल दुखाया था, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, वो पीछे पीछे घूमे तुमसे टाइम लेने के लिए। और पहले जो मेरा दिल तोड़ा था वो रमीज साहब ने तोड़ा था। मैंने क्या कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी। इतनी मैं अभी तक वहीं पर हूँ और मेरे जो लिस्टर्स हैं वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं बीना बताइए इनको कि आई एम नॉट एट 50 प्लीज। वो 50 आपको अरशद भाई ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। मैंने तो ये बात कही थी।
देखिए मैंने ये बात कही थी कि आप तो मैं वो तो नाराज हीरा हूँ। हैं जिनको रबिया मैम के हाथ से आपको तराशा Exactly, गया। मैंने तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल हीरा ऐसा कहा ही, है। हीरा कहा है। 50+ चले भाई, अरशद रमीज भाई ने साहब कहा को भाई आप हमने इनसे माफ बात कर दिया। रमीज साहब को हमने माफ कर दिया, इन्होंने मुझे हीरा कहा था। नहीं, इन्होंने अच्छा सर, आपने पूरा जुमला नहीं सुना, उन्होंने कहा 50+ आंटी, मैंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा है। आपने पूरा जुमला नहीं सुना रमीज का। अच्छा खैर ये जस्ट किडिंग, ये सब हंसी मजाक है, आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है ईद की गैदरिंग है, तो ईद के रंगों से सजा ये प्रोग्राम। और अरशद अवान साहब को हमने एक वार्म वेलकम भी दिया। Thank you और very कैसा much. लगा आपको ये भी हम जरूर आपसे पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल ज़ीशान, बिल्कुल शहजाद। बिल्कुल। शहजाद जो हमेशा जैसे कहते हैं बैक ऑफ द कैमरा होते हैं, हमेशा उनकी जो मेहनत वो नजर नहीं आती, मगर बिल्कुल। शहजाद के बगैर ये काम नहीं होता। ज़ीशान बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत मेहनत, हमसे पहले से आए हुए थे ये लोग। पहले डे 1 से, आज से 4 साल पहले, मैं कहूँगा 4-5 साल हो गए अब तो, जब से उसे काम स्टार्ट किया 4 साल से ज़्यादा लाइफस्टाइल का। हो तो गया। हाँ। थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जिस तरह शहजाद ने साथ दिया, बीना स्पेशली यू, हम पिछले Thank you. महीने जो चैंपियंस ट्रॉफी के साथ हम जुड़े हुए थे, रमीज भाई से आज मुलाकात पहली मरतबा हुई, मेरी भी पहली और मरतबा यकीनन हुई है। मुझे लगता है कि अब ये दोस्ती काफ़ी लंबी रहेगी इंशाल्लाह हम एक मुशायरा भी रखेंगे और इंशाल्लाह। आपसे मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। बहुत और मजे मजे के बहुत ही बातें इनकी- मजे मजे की करती हैं और खाने भी बहुत मुझे मजे इनकी मजे के आवाज बनाती हैं। आवाज बहुत पसंद है, आवाज बहुत पसंद है। माशाल्लाह, आवाज माशाल्लाह। सबकी अच्छी है। हाँ। एक डिफरेंट Flavors होते हैं, सबके अपने अंदाज हैं। रेडियो जो है ना वो आपको तस्वीर बनाता है आपके जहन में, आपकी Image, आवाज बिल्कुल, सुन के। आपके जी, mind अब में चूंकि एक दुनिया image, बदल गई हाँ। है, दुनिया बदलने से ये होगा कि लोग तस्वीर हमारी देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, मगर आप ना देखें तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमारे साथ रियाज साहब थे, राशिद सरार साहब थे, बिल्कुल। शुएब साहब थे, वो बिल्कुल। आज यहाँ मौजूद नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपकी भी नहीं की नहीं, है। आपकी तो हम तारीफ कर रहे हैं, आप इतना आपकी आवाज़ की तारीफ की है, आपकी भी की है। मतलब देखें अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एमजेज हैं लाइफ स्टाइल रेडियो के, वो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो मल्टी टैलेंटेड हैं, सब माशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं अच्छा, just want to, थोड़ा सा और बोले, नहीं, मैं कह रही हूँ नहीं, मैं मेरे सम अप कर, अच्छा थोड़ा सा और बोले। मैं आपकी तारीफ मेरे लिए काफ़ी है इतनी। नहीं बहुत उन्होंने मेरी मदद की, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि थोड़ी कब मैं ये नहीं कह रहा मुझे उर्दू नहीं आती, उर्दू मुझे बहुत अच्छी आती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है जब आप जिस ज़बान में सोचते हैं ना, आप उसी ज़बान में बोलते हैं। ऐसा होता तो है। अगर आप सोच रहे हैं अंग्रेज़ी में और आप उर्दू बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वक्त लगता है उसको तब्दील करने में। ऐसा और ही इस है। तरह हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जैसे पठान है, बलोची हैं, हम जब वो उर्दू बोलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं बेचारे, वो सोच अपनी ज़बान में रहे होते हैं, फिर उसको अदा कर रहे होते हैं। तो नौशी ने बड़ी मदद की, कुछ लफ्ज़ जो मैं नहीं बोल पा रहा था तो वो जैसे कहते हैं लुकमा देना, हाँ। ठीक है ना, सेम गोज टू हर। वो आप भी वैसे जब स्पोर्ट्स सब करते रहे तो इनके भी ये आदत है कि माशाल्लाह की वो वाली किसने कहा था वो? हाँ, एक मैं वो अपने नहीं, सुनने वाले मुझे बताऊं सुनना है, वो कि मुझे सुनना है हम जब दोबारा। प्रोग्राम कर रहे थे तो पाकिस्तान का मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका से, नो सॉरी न्यूजीलैंड से। तो हमारी प्रेजेंटर जो है उन्होंने माशाल्लाह, उन्होंने कहा क्या बैटिंग की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मतलब मुझे लगा थोड़ी देर में उसके नाम के आगे शेख या हाजी लग जाएगा। एक तो रमजान तो मुझसे में हो कोई रही मेरा थी। कोई प्रोग्राम सुना तो उन्होंने कहा कि प्लीज अपने प्रेजेंटर को कहिएगा कि लगे रहे। किसने कहा था सॉरी? वो हमारे रिश्तेदार थे जो सुन रहे थे अच्छा, प्रोग्राम, उन्होंने relative कहा थे। कि हाँ। बहुत जबरदस्त। मुझे तो लगा थोड़ी देर में कहेंगी कैन रदरफोर्ड कुरैशी, उनको लगा कि ये अभी केन विलियमसन को बना देंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, सैयद अल्हम्दुलिल्लाह। केन विलियमसन। तो मतलब जिस तरह उन्होंने, क्योंकि वो वक्त ये प्रेजेंट कर रही थी और प्रेजेंट करते हुए कहा कि क्या जबरदस्त बैटिंग किया, आई थिंक एग्जैक्ट वर्ड ये थे, क्या जबरदस्त बैटिंग की, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उन्होंने 50 रन किए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है ना, हाँ। मैं बिल्कुल और एक्सेप्ट केन कर रही हूँ, विलियमसन को भी बट सोच मैं रहा था क्या कि यार करूँ, मैं मेरी कहाँ आदत। जाऊँ। उसका इरादा था कि वो शायद इधर आ जाए, वो क्या बोलते हैं फैजाने फैजाने, जो भी, हाँ, हाँ फैजाने मदीना, और इनके हाथ पे वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाए, हाँ बैत कर ले। तो जी भाई हम ज़रूर हम करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि क्लोजिंग जो है हमारे दोस्त रमीज साहब करें। रमीज साहब करें। हाँ। अच्छा, जाने से पहले ना मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, वो नहीं मैं इन लोगों से भी पूछूंगी ना जो जा रहे हैं। किसी ने ये वाले कार्ड पे ये शेर लिख के भेजा था, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक, रमीज मेरा लाखों में एक। नहीं भाई, हाय, किसी ने ऐसा लिख के भेजा मुझे, बचपन है मैं रमीज साहब लाखों का। में एक नहीं हूँ, तो फिर करोड़ों में थे। मैं अरबों में एक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरबों में लिख कर और दिया उसकी था वजह किसी ये ने, है लिख कि के दिया मेरे था। लेवल के लोग बार बार पैदा नहीं होते। और एक हाँ, बस मैं एक बात आखिरी कर दूं, मैं एक बात आखिरी करके इजाज़त ले लूं फिर। और बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए एक बात बताऊं, ज़िंदगी में ना अच्छा बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप जो है वो बहुत तेज़ दौड़ें, वॉक करें तो उम्र में इजाफा हो जाता है ना। लोग कहते हैं वॉक करने से, दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से उम्र बढ़ जाती है।
घोड़ा सारी जिंदगी दौड़ता है, 20 साल जीता है खाली। ऐसा ही है। टोटल एज ऑफ लिमिट जो है उसकी वो 20 ईयर्स है। अजगर सारी जिंदगी एक बिल में रहता है लेकिन 1000 साल की एज है उसकी। तो ये गलतफहमी आप दूर कर लीजिए कि आप एक्सरसाइज करेंगे, खुद को थकाएंगे, भगाएंगे। जो सांसें जितनी लिखी है ना वो रब्बे कायनात के हाथ में है। मौत उसके हाथ में है जिसको कभी मौत नहीं आएगी। वाह वाह वाह, उम्दा। मौत उसके हाथ में है जिसको कभी मौत नहीं आएगी। हाँ, फिट रहेंगे। ये मैं बात, लेट मी कंप्लीट, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज करने से आप फिट रह सकते हैं। ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि आप अगर बॉडी बिल्डर बन जाएंगे तो आपकी एज 80 साल से ऊपर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि मुझे इस बात पर आप इजाज़त दे दीजिए। बहुत मज़ा आया अरशद भाई के साथ, नौशी के साथ गुफ्तगू करने में, बीना के साथ, और सरजीशान का बहुत शुक्रिया। ना आते आते भी मैं आ गया। सरजीशान का बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात ज़रूर है, अगर आप चाहते हैं ना, हर आदमी ये चाहता है कि मरने के बाद उसे याद रखा जाए। अगर आप चाहते हैं ना कि मरने के बाद भी आप ज़िंदा रहें, अगर आप मरने के बाद ज़िंदा रहना चाहते हैं तो पढ़ने के लायक कुछ लिख जाइए या लिखने के काबिल कुछ कर जाइए। मैं दोबारा ये बात कह दूं, अगर आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहना चाहते हैं तो पढ़ने के लायक कुछ लिख जाइए या लिखने के काबिल कुछ कर जाइए। सारी ज़िंदगी याद रहेंगे, मरने के बाद भी याद रहेंगे। मुझे अब दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों की मोहब्बतों का, आप दोस्तों की समातों का। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और lifestyleradiyo.online के साथ रहिएगा। आपका मेज़बान रमीज़ कादरी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच रफी साहब। अच्छा, अब आखिर में मैं सिर्फ जो है शुक्रिया अदा करूँगी जी भाई का, अरशद भाई का और बीना का, सबका, और खुसूसन जो है शहजाद भाई और हमारे सुनने वाले, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ओके जनाब, और इतने ज़बरदस्त आप लोगों की पसंदीदा एमजेस जो हैं वो आज यहाँ पे मौजूद हैं आप लोगों के लिए। और ईद के ड्रेसेस भी पहने हुए हैं, आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे ईद की, मज़े की अपने बचपन की बातें भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो यकीनन आप लोगों को आप बहुत अच्छी लग रही होंगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लिसनर्स होते हैं ना, वो अपने आरजेस को, अपने एमजेस को देख के वैसे ही खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। मेरा ज़ाती तजुर्बा है। तो आज यकीनन वो बेहतरीन दिन है जब आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज आपके जो पसंदीदा, जो फेवरेट एमजेस हैं, जो आपके आरजेस हैं, वो आज आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने हैं और आज आप उन्हें देख भी रहे हैं। तो अच्छा। जी, अब हमने ये सुना है कि आप कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ कहना चाह रही हैं। जी अब कुछ हम यहाँ बैठे हैं और स्पोर्ट्स पे बात ना हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो और रियाज साहब भी बैठे हुए हैं, जब तो फिर हम स्पोर्ट्स पे बात ना करें तो क्या गुनाह मिलेगा हम लोगों को? जी जी बिल्कुल करें। शुरू करें। शुरू कर, खुल के करें। खुल के करें। खुल के करें। अगर मैं खुल के करूंगी तो फिर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 T20 में क्या हुआ वो भी सबने देखा, और उसके बाद 3 ODI हुआ, उसमें भी क्या हुआ सबने देखा। हालांकि तीसरा जो ODI था, मुझे उसका ज़्यादा दुख है कि वो हम जीत सकते थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जीत सकते थे या मेरा ख्याल गलत है? नहीं, हम जीत तो सारे मैचेस सकते थे, लेकिन नहीं, अब उसका हमें आदत हो गई। टारगेट कम था। ये ज़्यादा बेहतर जवाब है। अच्छा, आदत हो गई है। आदत ओके हो गई। ओके ओके ओके। हम जी। जब बात ये है कि देखें, हमारे ये सिस्टम की खराबी है। अगर हमारा सिस्टम सही हो, जो अभी हम पहले स्पेल में बात कर रहे थे, जो हमारा ईद का हवाले से जो प्रोग्राम हो रहा था, देखिए जब तक ऑनेस्टी नहीं होगी, मेरिट नहीं होगी, सिस्टम सही नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर यही होगा। और आप ये देखें कि फिर कंसिस्टेंसी नहीं है कहीं किसी भी जगह ना। आपके एक साल में 3 या 4 चेयरमैन जो है PCB के चेंज हो जाते हैं, और कैप्टन आपके जो है कोचेस चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। आप बड़ी आओ भगत से लेके आते हैं फॉरेन कोचेस को, कोच वो और भी उनको मतलब जिस तरह से मक्खन में से बाल निकालते हैं, इस तरह से आप निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा आपकी हुआ। जो रेपुटेशन मतलब इतनी खराब होती जा रही है दुनिया में, जिस तरह से आपने
मिक्की ऑर्थर को निकाला, जेसन गिलेस्पी को निकाला, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो तीसरे जो थे उनको मतलब एक निकाला। तो इस तरह से जब आप इतनी मतलब कंटिन्यू आप चेंजेस करेंगे, कप्तान को आपने निकाला, फिर जो सरफराज को जब आपने कैप्टनशिप से हटाया, हाँ। जब वो इतनी अच्छी वो बड़ा टर्निंग पॉइंट लगता है मुझे उसकी तबाही का। क़यादत में आप हाँ, जीतते चले जा रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर यही होता है मेरे ख्याल से देखना चाहिए। जो थिंक टैंक है पीसीबी का, और जाहिर है इतने सारे लोग हैं तो उनको ये देखना चाहिए। पहले तो एक ज़माना था जब हमने 87 का वर्ल्ड कप किया था और 96 का वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गिनती के 10-15 लोग होते थे और वो एसोसिएशन के साथ मिलके पूरा वर्ल्ड कप करा देते थे। अब तो सैकड़ों मुलाजमीन हैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और मैं ये समझता हूँ कि अब तो आप क्वालिटी जो थी और परफॉर्मेंस निकल के सामने आनी चाहिए थी, तो वो नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से सोचना चाहिए जो जिस सौदे पे है पीसीबी में। और मुझे लगता है कि ये लास्ट वार्निंग है ये, यानी हमें वार्निंग दिख रही है, नज़र आ रही है परफॉर्मेंस की शक्ल में। बॉलर हमारे एक टाइम था कि हमारे जब बॉलर्स बॉलिंग कराने आते थे तो बैटर जो है वो घबराता था कि बॉल कहाँ लगने वाली है, और अब हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे लगता है अभी जो खास कर ये जो न्यूजीलैंड के साथ जो T20 और ODI जो हुआ है सीरीज, इसमें हमारे बॉलर्स मुझे तो बिल्कुल भी कामयाब नज़र नहीं आए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। इसलिए कि लगता है ऐसा कि हमारी जितनी भी हमने इससे पहले जो मैचेस चीज़ें जो है कैलकुलेट करके लेके चलनी होती हैं, तो इन चीज़ों की कमी है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, वैसे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल आप बेहतरी के लिए मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विल भी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी तरजीहात भी बदल गई हैं। अच्छा, नहीं, तरजीहात भी सही मरकज से हट गई हैं। जी बीना, आप जो कह रही थी तवक्कुआत और वार्निंग की जो बात कर रही हैं, बिल्कुल वार्निंग साइन है ना ये न्यूजीलैंड में जो अभी, तो ये किस किस्म की वार्निंग की बात कर रही हैं, कौन सी तवक्कुआत की बात कर रही हैं, जबकि आप देख रही हैं कि शुरू से लेकर अब तक के वही कमेटी, वही बोर्ड है, वही सारी चीजें हैं, और कौन किसको वार्निंग देगा? बिल्कुल, जिनको वार्निंग देनी है वो खुद इस काबिल है कि उनको वार्निंग दी जाए। और जो आपने कहा था कि जनाब अब जो टीम गई थी उससे क्या तवक्कुआत थी, कुछ जीतना चाहिए था, कि तो भाई वो तो शुरू के मेरे ख्याल से आपने 2 मैचेस देखे, सभी देखे होंगे, आपको पता चल गया था कि पूरी सीरीज में क्या होने वाला है। वो तो जाने से पहले पता था। ये जरूर है कि ऐसा नहीं था कि व्हाइट वॉश हो जाएगा। हाँ, ये बड़ा अफसोस की बात है। हाँ जी, there is no, I can't add anything to it. आप लोगों ने कवर ही कर लिया सारा। अब शायद जो पहला जो मसला जो वो यही है कि हमारे यहाँ नेपोटिज्म बहुत है। बिल्कुल है, कोई बात कर रहा है, और जब जिन प्लेयर्स का नाम लिया गया, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूं, सुफियान मुकीम, और सुफियान मुकीम ने इस पूरी सीरीज में प्रूव भी किया कि ही वाज द राइट चॉइस, उसको सही मौका नहीं दिया गया जी। और सुफियान मुकीम का जैसा नाम था, हाँ, एक नाम जिस पे हम सब एग्री थे और ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, हसन नवाज। उसने एक मैच में सेंचुरी की, बट 4 मैचों में उन्होंने डक्स लिए, एक रन भी किया शायद। तो शायद मगर इन तमाम प्लेयरों को चांस देना चाहिए, मुसलसल देना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है कोचिंग का, डेफिनेटली इट लुक्स लाइक कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैकिंग है। आपने नाम लिया जेसन गिलेस्पी का, गैरी कर्स्टन भी इसमें शामिल थे, मिकी आर्थर थे। हम फॉरेन कोचिंग के साथ चल नहीं पा रहे। रीज़न क्या है? शायद ये वजह है कि शायद क्या वो हमारे प्लेयर्स से एडजस्ट नहीं होते, या हमारे प्लेयर्स या बोर्ड उनके साथ एडजस्ट नहीं होते। बोर्ड जेसन गिलेस्पी वाज अ वेरी गुड चॉइस, मगर जेसन गिलेस्पी के जो अब मैसेजेस आ रहे हैं, जो उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, बिल्कुल उनके जो बयानात हैं, बिल्कुल मालूम ही चल रहा है कि बहुत कुछ हुआ है। हाँ, एक स्कीम की गई। मिक्की ऑर्थर, जेसन गिलेस्पी और जो तीसरा गैरी कर्स्टन, वो तीनों एक ही पेज पे आ गए। उन तीनों का यही कहना है कि किसी ने उनको काम करने नहीं दिया गया। आई थिंक इस पे हाई लेवल होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए या इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हर सीरीज़ के बाद बोर्ड एक ज़रूर एक रिपोर्ट लेता है कोचेस से, मैनेजर से और कैप्टन से। इंक्वायरी किसके खिलाफ? एग्जैक्टली, योर आंसर लाइज इन योर क्वेश्चन। क्योंकि अगर कैप्टन अगर कोई रिपोर्ट देता है या कोच कोई रिपोर्ट देता है या मैनेजर, तो वो सब उसमें शामिल है। आई थिंक थोड़ा सा एक बड़ा सा हार्ट करना चाहिए सबको, और दे शुड रिजाइन, टेक अ स्टेप, कि ठीक है वी स्टेप बैक, एक नई टीम लेकर आए, शायद टीम बदल जाए। देखिए आपके पास सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो है, मैं बांग्लादेश की सीरीज को काउंट नहीं कर रहा, एशिया कप है, उसके बाद आपके पास वर्ल्ड कप है। अगर उनकी नजरें उसके ऊपर है तो काम अभी से शुरू करना होगा, वरना तो
अगेन हम तुम्हारी फिर वही कह दास्तां रहे भी हैं। ना होगी दास्तानों में, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब को एक जिम्मेदारी और मिल गई है, प्रेसिडेंट बन गए हैं, चेयरमैन बन गए एशियन क्रिकेट काउंसिल के बन गए हैं। और जब ये भी जिम्मेदारी मिली तो लोग समझ रहे थे शायद रिजाइन कर देंगे अब उधर से क्रिकेट लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तीनों कर लूंगा, कोई मसला नहीं है, संभाल लूंगा मैं। चले देखते हैं कि एशियन और भी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को अगर दी जाए तो संभाल लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह वो एनर्जेटिक हैं, समझदार उसमें हैं कोई शक नहीं। और कमांड रखते हैं, तो और भी कुछ मेरे ख्याल से ले सकते हैं वो बोदा। इससे रिजल्ट का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, जब इसका रिजल्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें देखें, ये तो वेरी करता है शख्सियत है कि वो कितनी सारी जिम्मेदारियां ले सकते हैं और उसको लेके कैरी कर सकते हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारियां बड़ी हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन जी, होना, बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना, उसके साथ साथ वजारत दाखिला है, फिर बिल्कुल है। सेनेट में भी हैं। तो अगर वो लेके सारी चीज़ें चल रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ रिजल्ट भी हमारी अच्छे रिजल्ट की हम बस हमारी हमसे टीम अच्छा की रिजल्ट चाहते हैं। परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। और उस जानिब मैं समझता हूँ कि तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, नो डाउट उन्होंने बड़ा काम किया और वो बड़ा मुतहरिक नज़र आए, लेकिन दूसरी जानिब आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं, बिल्कुल और उठते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का माजी का जो तुर्रा इम्तियाज़ है क्रिकेट में, हमने हर फॉर्मेट में आईसीसी के इवेंट्स जीते हुए हैं। बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि उस लेगेसी को वापस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं, सभी मतलब जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई जब तक मेरिट नहीं होगी, ऑनेस्टी नहीं होगी, सिस्टम सही नहीं होगा, उस वक्त कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उस वक्त तक आपकी चीज़ें जो हैं सही नहीं होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जानिब जो है तवज्जो देनी चाहिए। प्लानिंग अच्छी नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। देखिए, असल क्रिकेट हमने अपने बड़ों से सुना, आप लोगों से सुना, असल क्रिकेट जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट असल क्रिकेट है, ठीक है। लेकिन 2025 में पाकिस्तान कितने टेस्ट मैच अभी खेले हैं और कितने आगे खेलेगा? जहाँ तक मेरी अपडेट है कि जनवरी में ही जो खेलें, अभी बकिया जो पूरा 2025 है उसमें कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, अनाउंस नहीं हुई। अगर लेकिन होनी चाहिए, यही तो वो लैकिंग है। बांग्लादेश की टीम आने वाली थी, उसने टेस्ट खेलना था, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया है। जी, टेस्ट नहीं हो रहा। जी, 5 T20 है। एक क्वेश्चन आपसे, अपना रियाज़ माशाल्लाह से आप काफ़ी कमांड रखते हैं। ये इतनी सारी जिम्मेदारियां जब मिल गई हैं हमारे चेयरमैन को पीसीबी के, तो क्या इनकी कारकर्दगी पे किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं आएगा कि हमारी तरफ से कहीं ध्यान तो नहीं हट जाएगा हमारी टीम के ऊपर से? देखें, असल में बात यह है कि टीम जो है वो कोचेस के पास है, सिलेक्शन कमेटी आपकी बनी हुई है, ठीक है ना, मैनेजर भी टीम के साथ है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, फिजियोथेरापिस्ट है, ट्रेनर है, तो ये तो मेंटोर हैं। तो देखें, मोहसिन नकवी साहब को तो आप इसका ब्लेम नहीं दे सकते। आप उनको दूसरी चीज़ों का अगर कोई चीज़ निकलती है तो वो आप कह सकते हैं उनको, लेकिन ये तो देखें ना, मैनेजर है, कोचेज़ हैं, सिलेक्शन कमेटी है, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने क्या किया। तो ये हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कोचेस चेंज हो रहे हैं, कप्तान चेंज हो रहे हैं, फिर लोग खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती की जा रही है। अब आप देखें ना कि सरफराज जब कप्तान थे उस वक्त तक आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चल रही थी, ठीक है ना, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं था। लेकिन सरफराज को जिस अंदाज से मतलब बैक कलम जुम्बिश उनको तमाम फॉर्मेट से निकाल दिया गया, ऐसी मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में बहुत कम मिसालें हैं। तो जब आप मेरिट से हट कर और इस तरह की मतलब लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे तो इसमें तो लगता ही है कि ये इसमें नेक नीति शामिल नहीं है। नेक नीति शामिल नहीं है। और रियाज भाई, जो उन्होंने काम किए सरफराज के साथ, तो मैं अगर गलती पे नहीं हूँ, आप लोग भी इसके साथ मेरे ख्याल से एग्री करेंगे, आज वही चीज़ ये लोग भुगत रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल भुगत रहे हैं, कि जो इनके नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में बात हो रही है। जो इन्होंने उसके ऊपर चीज़ें उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, कैद क्या ना कह लें, कुछ भी कह लें, तो अब जो अपने बंदे लेकर के आए जिनको समझते हैं कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा उससे अच्छा खेल पाएंगे, वो तो बिल्कुल कहते हैं ना 0 बटा पराठा कह लें जो भी। तो ये
आगे चल के कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ कर सकेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कुछ कर भी नहीं पाएंगे लग रहा, क्योंकि और जो मैंने आपसे कहा था कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई, उसका कहने का मेरा मकसद ये था कि नीचे वाले तो अपने बता दिया कि सबके अपनी जिम्मेदारियां मौजूद हैं, मोहसिन नकवी का इतना कोई काम नहीं है, लेकिन इनको भी तो किसी को रिपोर्ट करनी है और वो है मोहसिन नकवी। कहा था अकाउंटेबिलिटी, मतलब चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। पूछना जरूर चाहिए। देखें, जैसे जब हम अमेरिका में जो वेस्ट इंडीज़ के साथ मुश्तरका वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका का, और जब हमारी वहाँ पे परफॉर्मेंस इंतहाई ज़्यादा ख़राब थी, तो उस वक्त हमने सर्जरी की आवाज़ें सुनी थी। अगर वो सर्जरी हो जाती और एक एग्जाम्पल सेट हो जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस तरह की चीज़ नहीं होती। देखें, हार तो हम वैसे भी रहे ना, लेकिन अगर हम कोई चेंजेस करते, बड़ी मतलब नए लड़के लेके आते, अब जैसे न्यूजीलैंड जो टीम गई है, आपने T20 में नए खिलाड़ियों को शामिल किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनमें से कुछ खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो हमें मतलब उनसे मुतालिक जज्बाती नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपने उन खिलाड़ियों को उस वक्त सिलेक्ट किया है जब आप किसी की आंख में धूल नहीं झोंक सकते थे। उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, कंसिस्टेंसी के साथ थी, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप उनको जो है आप कंटिन्यू चांस दें और आप इससे ना घबराएं कि हम जो है सीरीज़ हार गए। हाँ, ये ठीक है कि आप 4-1 से हार गए, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सीरीज़ ज़रूर, मतलब जाहिर है नई कंडीशंस होती हैं, नया एनवायरनमेंट होता है, नए खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमें अब इन खिलाड़ियों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो खिलाड़ी जो सीनियर हैं, जो जहाँ दीदा हैं, जिनकी मतलब एक बड़ी ज़ाहिर है उनकी एक्सपर्टीज़ भी थी, अब नज़र नहीं आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे जो है उनको फारिग करना चाहिए और हमें मतलब बोल्ड डिसीशंस लेने चाहिए। जब तक हम कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, बोल्ड डिसीशंस नहीं लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि अगर आप एक चाल से चलते रहेंगे तो कोई उसमें बेहतरी की उम्मीद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमें मतलब पॉजिटिव सिम देखना चाहिए, चीज़ों को कंसंट्रेट फोकस करके कोई ड्रास्टिक मतलब एक पॉजिटिव चेंज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स ने जो कमेंट किए उनका नाम शामिल करूँगी, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। लाइट पड़ने की वजह से मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इरशाद शहजाद साहब ने हमें कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा नाज ने हमें कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, साथ देने साथ निभाने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त कम है और थैंक यू सो मच रियाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे आज की महफिल की जान कह लें और चीफ गेस्ट कह लें और आज की महफिल के दूल्हा साहब कह लें, तो अरशद अवान साहब और जी निशान साहब कमेंट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने एंड से आप सबका थैंक यू। सबसे पहले तो अरशद अवान, थैंक यू वेरी मच कि बहुत ही शॉर्ट विजिट पे आप पाकिस्तान कराची आए और आपने इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, जो कि हमारा आपका कमिटमेंट। ये विजिट शॉर्ट भी था और सरप्राइज था। सरप्राइज उन्होंने मुझे बताया कि ये भी नहीं है, मैं कहीं और से मैंने अरेंज किया है मामला। एनीवे, बहरहाल बहुत शुक्रिया अरशद आपका कि बहुत शॉर्ट विजिट पे, और आपने आपकी बात शायद ग़ालिबन 1-1.5 घंटे की हुई थी, लेकिन काफ़ी देर माशाल्लाह आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फिर हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ भाई रियाजुद्दीन साहब, बल्कि मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, इनसे मेरी आज पहली 1-to-1 मुलाकात है, वरना हमेशा रेडियो के थ्रू, आवाज़ के थ्रू रही है हमारी। आवाज़ के साथ आपकी पर्सनैलिटी ने भी हमको काफ़ी कहते हैं कि मुतासिर किया। हाँ, और इस तरह से हमारे साथ मौजूद थे रमीज़ कादरी, थैंक यू वेरी मच। नौशी आपका थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा कुछ और भी गेस्ट हमारे पास हैं, उनका भी नाम हाँ नहीं कुछ का नहीं लेना है, कुछ का लेना है। ओके। सलीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नवेद हमारे साथ मौजूद हैं, और बाकी लोगों जो हैं वो भी हैं, ठीक है ना। ओके, उन सबका थैंक यू वेरी मच। और बीना स्पेशली आपको थैंक यू, क्योंकि बीना ने ही जोर लगाया कि इस तरह से एक हम इवेंट और एक प्रोग्राम करते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबका थैंक यू। ये जो है वो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है। हाँ बिल्कुल, और इन्होंने ही मोटिवेटर और इन्होंने ही कहा कि जी जनाब मैं मंडे और वेडनेसडे शो करना चाहती हूँ स्पोर्ट्स का। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह, चले जी। मैं चाहूँगा कि 1 by 1 करके पहले अरशद भाई से कहते हैं वो कुछ अपने व्यूज़ दें। आप अपने पास ही रखें माइक, अपने पास क्लोज आपको ही करना है, मेरी तरफ से भाई इजाज़त, लेकिन आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शुक्रिया सबका, सबसे पहले जिन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पर आए, आप लोगों को इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल बीना जिसने मोटिवेट किया इस प्रोग्राम का, और रियाज भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और जैसे हम कहते हैं, हम आपसे सीखते हैं हमेशा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और थैंक यू ज़ीशान फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एसोसिएशन, हमारे साथ पिछले 4-5 साल से इस रेडियो की, बल्कि उससे पहले तो टीवी से भी आपके साथ जुड़े हुए। थैंक यू सो मच। और ऑल ऑफ यू, स्पेशली नौशिया में मौजूद है,
रमीज़ जिनसे आज पहली बार मुलाकात हुई, बाकी लोगों का आपने कहा नाम जिनका आपने लिया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बीना who motivate all this, and thank you everyone. शहजाद को हम नहीं भूल शहजाद का मैं नहीं भूल सकते, सकता अभी भी कि देख रही हूँ शहजाद मैं चाहे शहजाद तो को। हमें 1 मिनट में प्लग ऑफ कर हाँ, शहजाद कहेगा अच्छा मेरा नाम नहीं ले रही हूँ, माइक बंद कर दूंगा। प्लग तो जैसे प्लग पुल कर दिया तो उसका तो हम अंधेरे में हो जाएंगे। तो बिल्कुल। शहजाद आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया। पहले भी बड़ी मदद की है, खासतौर पर मुझे सेटअप करने के लिए स्टूडियो, और आज भी थैंक यू सो मच शहजाद, एंड थैंक यू बीना फॉर बीइंग हियर एंड फॉर बीइंग इन द शो विद अस। और आप तमाम लोगों को जो देख रहे थे, सुन रहे थे और कमेंट कर रहे थे, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू जी। थैंक यू। जनाब जीशान साहब ने जो आज ये महफिल सजाई, इसमें ईद का जाहिर है वो भी टच है, रंग भी इसलिए ईद के रंग भी थे, इसलिए ईद के रंग भी थे। जाहिर है ईद अभी जो है कुछ ही दिन हुए हैं, फिर उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की बात हुई, फिर हमने शायरी जो है वो भी मतलब उर्दू अदब वो भी हमने सुना। तो ये बड़ा मतलब मिक्स प्लेट खुशियों की मिक्स बड़ा प्लेट। अच्छा प्रोग्राम हुआ और ये तारीखी प्रोग्राम हुआ। यकीनन इसमें जो है जीशान साहब जिनकी एक्सपर्टीज़ है, एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर बीना हमारी जो है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त, आजकल तो काफ़ी मतलब मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी होती जा रही है। तो इनका मतलब इनपुट था। फिर सबसे बढ़ के जनाब हमारे अरशद ऐवान साहब, जो मेरे ख्याल से कोई 15-18 घंटे की फ़्लाइट लेके यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और आज हमने देखा कि कतई तौर पे उनको थकन नहीं महसूस नहीं हो रही थी, और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे। गो के उन्होंने अब मुझे डर नहीं लग रहा था भाई, ये उन्होंने जरूर कहा कि दिन में गर्मी लग रही थी, लेकिन जब वो आए हैं तो यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह था, और ये जो है साइड भी बहुत अच्छी थी। तो जनाब बड़ा अच्छा लगा, और यकीनन ये तारीखी दिन है। लाइफ स्टाइल रेडियो की जानिब से जीशान साहब का बहुत शुक्रिया, बीना का शुक्रिया, अरशद अमान का, और जो हमारे रमीज़ कादरी साहब थे उनका शुक्रिया, और हमारे जो मेहमान यहाँ आए उन सब का शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जी बिल्कुल इनको भी एक दफ़ा और चांस जी क्योंकि हम अब जा रहे हैं क्लोज करने के लिए। मैंने कहा कि एक दफ़ा आपको और चांस दिया जाए कि फाइनल वर्ड्स कुछ एक दफ़ा जरूर बताएं। सुमैया पक्की है, सबने चक्की है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे लिए भी रखी है। आपके लिए रखी थी। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग हैं तो लाइफ स्टाइल रेडियो की रौनकें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप लोग हमें देखते हैं, आप लोग हमें सुनते हैं। असल में हमारी आवाज़ और आपकी समात का जो ये रिश्ता है ना, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, और अल्लाह इस रिश्ते को हमेशा कायम रखे। अल्लाह पाक आपकी समातों को सलामत रखे। आमीन। और लाइफ स्टाइल रेडियो को लाइफ स्टाइल रेडियो आप लोग बनाते हैं, तो आप लोग भरपूर हमारा साथ दिया करें, इसी तरह जिस तरह आज आप लोगों ने दिया है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सब सलामत रहिए। मुझे और लाइफ स्टाइल रेडियो की पूरी टीम को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, और लाइफ स्टाइल radio.online के साथ रहिएगा। हर पल हर दम आपके साथ लाइफ स्टाइल रेडियो, ज़िंदगी के रंग। ओके जी, बताते चलें कि जनाब यहाँ पे जो थे हमारे पास काफ़ी लोग इनवाइटेड थे, बट चूँकि आज पहला वर्किंग डे है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग नहीं आ सके। बट अगेन आप सबका थैंक यू वेरी मच। और नौशी, आप अगर कुछ आखिर में कहना चाहें प्लीज़, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी भाई, वैसे तो मैं जो है वो कह चुकी हूँ इससे पहले भी, दोबारा कह देती हूँ, आपका और पूरी टीम का, आपका और हमारे तमाम लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी अच्छी जो है गैदरिंग रखी। बहुत अच्छा लग रहा है, सब इस तरह से सब एक दूसरे से मिल लेते हैं, मुलाकात हो जाती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहनी चाहिए। और बस आप सब खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बीना, रमीज़ कादरी, मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, अरशद, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहाइंड द कैमरा जो जितने हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे जो हमें देख रहे हैं, आप सबको भी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूँगा इजाज़त, और क्लोज करेंगी बीना। थैंक यू सो मच आप तमाम देखने वालों का, सुनने वालों का। बिल्कुल जैसे रमीज़ ने कहा, सही नाम लिया ना, नाम में थोड़ी गड़बड़ करती हूँ। जैसे कि रमीज़ कादी साहब ने कहा कि आपके दम से रौनक है, तो आपका साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए, साथ चलने के लिए, अपने होने का एहसास आपने दिया कमेंट के ज़रिए। थैंक यू सो मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल कीप लिसनिंग lifestyleradio.online, सही बोला। और थैंक यू सो मच हमारे आज के ये
गैदरिंग के स्पेशल गेस्ट अरशद अवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। सबसे बड़ी बात है मुझे डर नहीं लगा, सबसे मेन बात तो यही थी आज के प्रोग्राम की। ये एक सेकंड दोबारा आपने जो बात कही ना, ये अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं इनसे कहता था कि भाई आप शो कर लें, अरशद अवान को मैं ले लेता हूँ, कॉल के ऊपर था, तो ये घबराती थी आपसे, ये घबराती थी क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम जब एक शो हुआ था, अगली बार मतलब इतना भी नहीं हुआ यार मैं, मुझे अब डरे। नहीं जब कोई आपका एक पहला शो हुआ था, कौन सा शो था ये? स्पोर्ट्स का तो कुछ क्वेश्चंस नहीं मेरे ख्याल से उसका हुआ था, नहीं वो तो सही था, मुखाने का कुछ हुआ था जिसमें आपने कुछ कहा था तो फिर उन्होंने आपको, वो मुझे याद है, वो हम बाद में बात करेंगे, सारी बातें हम अभी नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, सुनते रहिए lifestyleradio.online बीना खान की तरफ से और हम तमाम लोगों की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।